अब शुरू करते हैं थर्मो केमिकल इक्वेशन। तो थर्मो मतलब कि कुछ हीट से रिलेटेड है ना, और केमिकल तो केमिकल इक्वेशन देखी है आपने, जो भी रिएक्शन होती हैं। तो देखो, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन कौन सी मानी जाएगी। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भाई ए प्लस बी से सी प्लस डी बना, तो उसमें प्लस डेल्टा एच आर और उसकी हीट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी है, ये भी एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का वो कितना है ये भी नज़र आना चाहिए उसमें, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर रिएक्शन है एंडोथर्मिक। ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन मानी जाएगी। बी स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट अलॉन्ग विद एलोट्रॉपिक स्टेट, मतलब उसमें तुम्हें ये भी लिखना होगा कि फिजिकल स्टेट कैसी। जैसे कई बार क्या होता है कि आप ये केवल ए प्लस बी पूरा लिखना होगा, एक्वस फेज में है, ये लिक्विड है, ये सी गैस बना, ठीक है। और एलोट्रॉपिक फॉर्म भी लिखनी होगी। एलोट्रॉपिक फॉर्म बताओ, जैसे कार्बन का कि भैया ये डायमंड है, ठीक है, या ये ग्रेफाइट है, इस तरह से सारी डिटेल लिखनी है, तब जाके वो माना जाता है। ऑफ द सबस्टांस इन एन इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल, अब देखो C2H5OH प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये पूरी लिखी हुई है रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच रिएक्शन का लिखा हुआ है कि भाई ये कितना है डेल्टा एच, उसकी हीट कितनी नज़र आ रही है। तो ये क्या नज़र आ रही है, 1367 किलो जूल पर मोल। निगेटिव का क्या मतलब है, मतलब कि ये हीट निकलेगी, मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है ये, ठीक है। द एबव इक्वेशन डिस्क्राइब द कंबशन ऑफ द लिक्विड एथेनॉल, मतलब ये रिएक्शन क्या डिस्क्राइब कर रही है कि कंबशन हो रहा है, कंबशन होता है तभी तो निकलती है ना, ऑफ लिक्विड एथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंड ए प्रेशर। द नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज इंडिकेट दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो नेगेटिव साइन है ऑफ एंथैल्पी चेंज का, ये शो कर रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट वुड बी नेसेसरी, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या हो रही है, निकल रही है। इट वुड बी नेसेसरी टू रिमेंबर द फॉलोइंग कन्वेंशन रिगार्डिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि जो आपको देखने हैं, ठीक है। द कोफिशिएंट इन ए बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जैसे मान लो 2A लिखा हुआ है प्लस 3B, तो ये 2 और 3 के जो स्टोक्यो कोफिशिएंट हैं इन्हें बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल नेवर मॉलिक्यूल, इसको क्या मानेंगे आप, इतने नंबर ऑफ मोल्स लगे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन में, रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबिस्टांस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबिस्टांस स्पेसिफाइड बाय द इक्वेशन, तो कितने मोल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है ना, मान लो कोई भी रिएक्शन का है और उसका एंथैल्पी चेंज है पर्टिकुलर, कोई भी रिएक्शन का या फॉर्मेशन का, तो वो पर्टिकुलर मोल के लिए होगा ना, मतलब कितना प्रोडक्ट बन रहा है उस हिसाब से ये मोल के लिए स्पेसिफाइड है कि वो रिएक्शन कितने के लिए हो रही है। मान लो आपको आपने पूरी रिएक्शन को इंटू 2 से कर दिया है ना, मान लो A प्लस बी गिव C प्लस डी, इसका डेल्टा एच आर कुछ और है, तो इसको पूरी रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेल्टा एच आर भी चेंज हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर विल हैव यूनिट एज किलो जूल पर मोल। तो क्या है यूनिट, किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलो, हाँ, ये टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट लेट अस कंसिडर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, ये आयरन का ऑक्साइड है, Fe2O3 सॉलिड फेज में है, हाइड्रोजन है, तो क्या बना है, आप बताओ क्या बना है, आयरन बना एंड वाटर बना है, ठीक है। फ्रॉम द टेबल 6.2 से पता चलेगा ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन वी फाइंड, हमने टेबल हमें याद नहीं करनी, जो ये टेबल बता रहा है याद नहीं करनी, ये केवल डाटा है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन वाटर, ये देखो लिक्विड है ना, कितना है 285.83 किलो जूल पर मोल, केवल डाटा दिए हुए हैं, इससे कोई तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर होगा ना, इसकी कितनी हीट है, 824.2 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ आयरन तो ये नेचुरल स्टेट में मिल रहा है ना, तो इसकी तो क्या मानते हैं, जीरो। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2 नेचुरल स्टेट में मिल रहा है, तो इसकी भी क्या मानते हैं, जीरो एज पर कन्वेंशन। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ 1, देखो अब आप ये देखो, ये समझो, तो 3 इंटू, अब ये देखो 3 इंटू
285.83, यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं ये 3। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ से ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की तभी तो डेल्टा एच रिएक्शन आती थी। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन 1 3 इंटू ये माइनस हो गया, ये कितना वाटर के लिए, इंटू 1 इंटू माइनस इसका कितना है 0, इसका कितना है 0, और बाकी Fe2O3 का, तो Fe2O3 का 824, तो माइनस में रिएक्टेंट का, तो ओवरऑल कितनी आ गई है 33.33 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा डाटा याद नहीं करना, कुछ नहीं है ऐसा खास इसमें, बस ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, चलो लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे मेन मकसद कि हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, नोट की हमें कंसेप्ट की लिए करने की, बल्कि बस कंसेप्ट हुआ। अब नोट दैट कोफिशिएंट यूज इन दिस कैलकुलेशन आर प्योर नंबर, मतलब जो आप कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये यहाँ पे किया ना 3 वाटर थे तो 3 से, विच आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हैं। द यूनिट फॉर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट है डेल्टा एच रिएक्शन इज किलो जूल पर मोल बताया था, विच मीन्स पर मोल ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन चल रही है ना डेल्टा एच आर, ये कितने के लिए है, पर मोल ऑफ रिएक्शन। वंस वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ए पर्टिकुलर वे, जब एक बार आप केमिकल इक्वेशन पर्टिकुलर वे पे एक पर्टिकुलर एज एबव दिस डिफाइन द मोल्स ऑफ रिएक्शन, है ना, तो आप तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में कर रहे हो कि भैया ये इतना मोल बन रहा है या इतने मोल से रिएक्ट कर रहा है। इफ़ वी हैड बैलेंस द इक्वेशन डिफरेंटली, फॉर एग्जांपल, अब ये थोड़ा सा अलग तरीके से, ये देखो ये आधा, ये फिर ये 3/2, ये आयरन बना, ये इस तरह से बैलेंस है, देन दिस अमाउंट ऑफ रिएक्शन वुड बी 1 मोल ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा एच आर वुड बी। अब देखो ये जो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये क्या है 3/2, ये देखो 3/2 इंटू 285.83 किलो जूल पर मोल, तो ये कितना है 3/2, और ये कितनी दी हुई थी, ये जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है, आपको याद नहीं करनी कि कहाँ से आई है। देखो ये वाटर के लिए है ना, ये रहा 285.83, तो ये इन्होंने इस तरह से निकाल दिया है, ये इस तरह से निकाल दिया, आपको याद नहीं करना है। अब देखो इट शोज दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ये क्या है, एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव क्यों है, बताओ जरा एक्सटेंसिव क्यों है, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये देखो चेंज हो रही है, मतलब कि 1 मोल के लिए अलग है, 2 मोल के लिए अलग है, तो इससे शो हो गया कि ये जो डेल्टा एच आर है या एंथैल्पी है ये रिएक्शन की, ये क्या क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव होता तो अगर 1 मोल के लिए हो, 2 के लिए हो, 4 के लिए हो, डिवाइड नहीं होती, जैसे डेंसिटी बताई थी। अब पानी की ये भी इतनी है डेंसिटी, इस पार्ट की भी इतनी है, इस पार्ट की भी इतनी है, इस पार्ट की भी, लेकिन अब ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है ये 1 के लिए अलग है, 2 मोल के लिए अलग है, 3/2 मोल के लिए अलग है, तो यही दिखाया, ये कोई याद भी नहीं करना तुम्हें। ठीक है बच्चों, ठीक है। वैन ए केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स, जब एक केमिकल इक्वेशन को तुम उल्टा कर दोगे, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर इज रिवर्स, वो भी रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि अब आप देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है, इसका डेल्टा एच आर 91.8 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो इसका डेल्टा एच आर कितना है 91.8 किलो जूल, मगर कुछ साइन नज़र आ रहा है, मतलब इसमें तो रिएक्शन हीट निकल रही है, ठीक है, हीट निकल रही है माइनस में, और ये जो डेल्टा एच आर है ये प्लस में क्यों है, क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अमोनिया टूट रहा है इनमें और ये इनसे बन रहा है, ठीक है। तो हमने इसको जब उल्टा कराना रिएक्शन को, तो माइनस की जगह ये प्लस हो गया, ठीक है। ये आ भी जाता है, ओहो ये क्वेश्चन अगर नीट या जेई मेंस में आएगा तो 20% या 30% चांस होंगे कि ये हैश लॉ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हैश लॉ क्या है, तो समेशन कुछ कह रहा है, देखो इसमें बस ऐसे समझ लो तुम, अगर देसी लैंग्वेज में मैं बात करूं कि मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बना बी, ठीक है, और उसमें 200 किलो जूल पर मोल हीट निकली, ठीक है। तो एक तो तरीका है ए से बी बना दो डायरेक्ट, कोई समय ठट करके 200 निकली। अब ए से चाहे सी में जाए, सी से चाहे डी में जाए, डी से चाहे ई में जाए, ई से चाहे एफ में जाए, और एफ से जब बी में जाएगा ना, तो इतने जो पार्ट में जाएगा, इतने पार्ट में जाएगा ये, तो यहाँ पे भी जो इन सब की टोटल
कुछ ना कुछ है। मान लो यहाँ पे 20 निकली, यहाँ 50 निकली, यहाँ पे कितनी निकली 30 निकली, और यहाँ पे निकली 100, तो 100। तो आप क्या करोगे, ये देखोगे कि ए से बी जाने में 200 निकल रही थी, ठीक है, ठीक है। और जब ए से तुम प्लस सी, फिर प्लस डी, प्लस ई और प्लस एफ, तो कितनी वैल्यू है, मान लो ये 20 है, ये 50 निकली, फिर 30 निकली, फिर 100 निकली। तो आप देखोगे 20, 50, 70, 30, 100, 100, 200, मतलब इन स्टेप से यहाँ पहुँचने में भी सेम ही निकलेगी। इसी तरह से कुछ ये हैश लॉ शुरू होता है, ठीक है। और नीट और जेईई में क्वेश्चन बनेगा तो बहुत चांस है इस पार्ट से बने, ठीक है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट, हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो वी नो डेट एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है, कि स्टेट फंक्शन है। देयरफॉर द चेंज, स्टेट फंक्शन तो समझ गए ना, किस पे फ़र्क पड़ता है, इनिशियल कहाँ से और फाइनल कहाँ पहुँचा। और जो कौन सा एक तो स्टेट फंक्शन है। अब मुझे ये बताओ क्यू एंड डब्ल्यू क्या है, हीट और वर्क क्या है। हीट और वर्क हैं पाथ फंक्शन, उन्हें किस रास्ते से जा रहा है तो भी फ़र्क पड़ता है, इन्हें नहीं पड़ता। इन्हें तो पता इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जब हम एंथैल्पी जे स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी क्या स्टेट फंक्शन है, देयरफॉर द चेंज इन एंथैल्पी इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट एंड फाइनल स्टेट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, तो मतलब कि भैया एंथैल्पी क्या है, कहाँ से कहाँ पता चल रहा है, कि एक से जब दूसरे में जा रहा है, बस उससे पहले से इनिशियल और स्टार्ट, इनिशियल और फाइनल से मतलब है, फालतू से नहीं मतलब नहीं है। कि इन अदर वर्ड में बोला जाए, एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज द सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप। जो एंथैल्पी चेंज है ना एक रिएक्शन की, मैंने जो बताया था, इज द सेम वही रहेगी, इट अकर इन एक स्टेप में हो और इन ए सीरीज ऑफ स्टेप, और बहुत सारे स्टेप में चल रही हो। दिस मे बी स्टेटेड एज फॉलो इन द फॉर्म ऑफ हैश लॉ। तो ये किसने बताया, हैश लॉ ने बताया, और इस तरह से ये एक डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इफ़ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सेवरल स्टेप, अगर एक रिएक्शन हो रही है बहुत सारे स्टेप में, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी जो है पर्टिकुलर कंडीशन में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन सभी सम हैं, सभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी का ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन, बीच में जितनी रिएक्शन बन रही हैं, मतलब एक से बी में जा रहे हो, ठीक है, तो इससे कुछ पर्टिकुलर निकल रही है 200 किलो जूल की, तो वो सम है कि कहाँ कहाँ से गए तुम, ए से बी से गए थे, बी से सी से गए थे, सी से एक्स से गए थे, एक्स से बी में गए थे, इनटू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। तो क्या है, डिवाइडेड एट द किस टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसके कुछ भाई इंपॉर्टेंस हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, कि जब स्टेप में बन रही होगी ना रिएक्शन, तो हम सबको अगर एक स्टेप से बी में पहुंचना है, तो कई सारे स्टेप में जा रही है अगर रिएक्शन, तो सबको ऐड करते आप बी में पहुंच सकते हो और पता लगा सकते हो कितनी रिएक्शन निकलेगी या चाहिए हमें हीट, सॉरी, ठीक है। कंसिडर द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो कार्बन है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, फिर हाफ O2, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, गैस नज़र आ रहा है, और इसकी डेल्टा HR कितनी है, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखो क्या दिया है, हाँ, अरे ठीक ठीक है, कुछ नहीं वैसे। अगर आप देखोगे ना, तो जो आपको अगर कंसेप्ट वाइज पढ़ाया जाए, तो आपको डायरेक्ट ये पढ़ाया जाएगा, और डायरेक्ट आपको फिर ये हैश लॉ की कैसे कैसे देख लो, ये मैंने बताई गया। एक तो ए से बी में जा रहा है, और एक से सी, सी से डी, डी से बी, और ये डेल्टा HR1, डेल्टा HR ये 2 और 3, तीनों स्टेप का मिला के ये जो डायरेक्ट है ना, ये इस स्टेप का, इस स्टेप का और इस स्टेप की एंथैल्पी चेंज मिलेगी, तो आप ए से बी वाली पा जाओगे, पता लगा लोगे। लेकिन इसने एग्जाम्पल दिए हैं, तो पढ़ना तो हमें एक एक लाइन है। चलो तो पढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देखो, ऑल्दो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना, ये मेजर प्रोडक्ट, सम CO2 गैस इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, मतलब कि कुछ ना कुछ CO2 निकलती है, बनती है।
देयरफॉर वी कैन नॉट मेजर एंथैल्पी चेंज, तो हम मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं पता लगा सकते ऊपर वाली रिएक्शन का डायरेक्टली, ठीक है। हाउ एवर इफ़ वी कैन फाइंड सम अदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिलेटेड स्पेसीज इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन। मगर हम किसी तरीके से पता लगा सकते हैं। अब देखो कैसे पता लगाएंगे। इन्होंने क्या किया था, देखो ये ग्रेफाइड है कार्बन को और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जलाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली और कितनी निकली पता नहीं है कुछ भी। तो एक मिनट रुको बच्चों, बच्चों ये है रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि हम इसमें नहीं पता लगा सकते कितना डेल्टा एच आर बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है थोड़ी बहुत। अब देखो, सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन लेते हैं। देखो कार्बन ऑक्सीजन की CO2 बना, और जब आपने कार्बन ऑक्सीजन ने करा तो CO2 बना, इसमें जो एनर्जी निकली ना, एंथैल्पी चेंज हुआ रिएक्शन का, तो 393.5 किलो जूल पर मोल हुआ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हाफ O2 से कार्बन डाइऑक्साइड देखी, तो इसका ये रिएक्शन को बोल दिया फर्स्ट। तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है मतलब एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का 283 किलो जूल पर मोल, 283 किलो जूल पर मोल देखा, ठीक है। चलो अब इन्होंने क्या किया, वी कैन कंबाइन द अबव टू रिएक्शन, इन रिएक्शनों को इन सच ए वे दे सो एज टू ऑब्टेन द डिजायर रिएक्शन टू गेट 1 मोल ऑफ CO2 इन द राइट। इन्होंने क्या किया कि उल्टा सीधा करके ओवरऑल ये रिएक्शन बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड और आधा O2। तो इसकी जब रिएक्शन देखा तो इसके कितने 283 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यानी कि अब हम पे सेकेंड रिएक्शन देख लो एक बार, CO प्लस हाफ O2 CO2, और ये CO2 से CO प्लस हाफ O2। तो इससे एक रिएक्शन इनकी ये वाली बन जाएगी, इससे एक रिएक्शन ये वाली बन जाएगी। कैसे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट द डिजायर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट है ये C प्लस O2 CO2, तो 393, और इक्वेशन थर्ड है ये CO2 से CO प्लस हाफ O2, है ना। तो CO2 से CO2 कट गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन आई ना, ओवरऑल जो रिएक्शन आई वो कितने आई, कार्बन ग्रेफाइड प्लस हाफ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड आई, जिसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन के लिए 110.5 किलो जूल पर मोल ये निकला। तो आपको जो पहले निकालना था ना, तो आपने घुमा फिरा के ऐड वैड करके निकाल लिया, ठीक है। तो हम जनरल बोल सकते हैं, इफ़ मान लो किसी को आपको A स्टेप से B स्टेप की एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का पता नहीं चल रहा या पता नहीं है, तो आपको कई स्टेप का पता है, X से Y में गया, Y से फिर C में गया, C से Z में गया और Z से B में गया, तो आपको ये वाले स्टेप का पता है कि ये स्टेप हैं, ठीक है। इन सब की हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का पता है, तो आप इनको ऐड करके ये निकाल लोगे, A से B में ऐसे पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि केवल स्टेट फंक्शन है क्या, ये जो एंथैल्पी, एक मिनट, स्टेट फंक्शन, ये जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का ये है स्टेट फंक्शन। इसे मतलब है कि भैया इस घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल भी पहुंच रहा है और घर भी पहुंच रहा, बस टीचर को यही तो मतलब होता। तो एक तरह से टीचर है कि भाई स्कूल से घर जा रहा है, घर से स्कूल आ रहा है, बस। पांच फंक्शन होते हैं पेरेंट्स, कि उन्हें ये भी मतलब है कि ए से बी में जा तो रहा है घर, लेकिन किस रास्ते से जा रहा है, घूमते फिरते कैफ़े में कॉफ़ी पीते हुए, गर्लफ्रेंड से मिलते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट जाए, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये कंसेप्ट है कि कैसे होगा क्या होगा, अब इन्होंने ये बता रखा है, ये देखा, ये देखा। इन जनरल में इफ़ एंथैल्पी इज एन ओवरऑल रिएक्शन, एंथैल्पी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है, जैसे A से B अलॉन्ग वन रूट डेल्टा एच रिएक्शन का डेल्टा एच R1, ये डेल्टा H2 डेल्टा H3 रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू सेम प्रोडक्ट बी अलॉन्ग। मतलब ये बदला है कि भैया ये A से, आपने A से B में जा रहे हो, ठीक है, A से B में जा रहे हो, तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि ऐसे डायरेक्ट, और एक है घूम फिर के। तो आपको डायरेक्ट से रिएक्शन नहीं पता इसकी एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का कितना है, आपको जो घूमने वाला रास्ता पता है, तो आप क्या बता दोगे कि भैया A से B जो है इसमें इतनी टोटल मिला के ये सब ऐड कर दोगे तो इसकी निकल आएगी। बस ये था, बहुत आसान था, और इससे 4 नंबर का आपका क्वेश्चन नीट वीट में अपना आराम से एक क्वेश्चन तो आना बहुत चांस है, मतलब गारंटी नहीं है, बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों अब देखो एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब बहुत बहुत, जैसे कौन कौन सी रिएक्शन होती है, आपने जैसे मान लो कितनी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मान लो कोई कंबशन रिएक्शन है, कहीं पर बॉन्ड टूट रहे होंगे, ठीक है,
कहीं लैटिस के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारी रिएक्शन है, उसमें जो जो रिएक्शन दी हुई होंगी हम उसके बारे में एंथैल्पी किस तरह चेंज हो रहा है वो देखें। इट इज़ कन्वीनियंट टू गिव नेम ऑफ एंथैल्पी स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सही है कि अलग अलग जो एंथैल्पी है अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग नेम से दी जाए। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन में जो एंथैल्पी है किसकी, जलने की, जो कंबशन हो रहा है, तो उसको कैसे सी से लिख दिया। तो डेल्टा तो पता ही है, वो चेंज इन एंथैल्पी, और ये एंथैल्पी का साइन है। ये क्या है, ये हम नॉर्मली तो ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली हम एक मिनट को हम जो अब खुद लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी है माइनस का करके लिखती कंडीशन में, और सी क्या है, कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो कंबशन है, किसी चीज़ को, कार्बन को, किसी भी चीज़ को जला रहे हो तो उसमें क्या है, हीट निकलती है। डेल्टा एच मतलब क्या है, निगेटिव में होगा। दीज आर इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री, भाई जब हीट निकल रही है तो इंडस्ट्री में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। रॉकेट उड़ाने में, है ना, जैसे अभी चंद्रयान 3 आए, रॉकेट उड़ाने में क्या हीट की नहीं ज़रूरत थी, वो आग नहीं नीचे से निकल रही, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहिए। एंड अदर वॉक ऑफ लाइफ, और नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत चाहिए होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन जो है डिफाइंड एज द क्या है, एंथैल्पी चेंज, चेंज जो भी एंथैल्पी में हो रहा है, किसके लिए, पर मोल के लिए, और पर यूनिट अमाउंट, जो भी पर यूनिट है ना, ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगो कंबशन एंड ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो जितने ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट में हो एट देयर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे समझ लो अब कुकिंग गैस है इन सिलेंडर कंटेन्स मोस्टली ब्यूटेन। कुकिंग गैस जो है, हमारे जो सिलेंडर हैं उनमें जो आप नहीं बोलते एलपीजी भरी जा रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मोस्टली ब्यूटेन ही होती है, C4H10, ये मेथेड प्रोब्यूट। ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, अगर हम 1 मोल कंबशन की बात करें, 1 मोल ब्यूटेन को अगर हम जलाएं तो 2658 किलो जूल ऑफ हीट इज़ रिलीज। तो देख रहे हो कितनी निकल रही है, ये निकल रही है 2658, मतलब बहुत निकल रही है। कितना जलाएंगे हम, 1 मोल, या आगे क्या लिखा हुआ है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो मतलब 1 मोल। वी कैन राइट द थर्मोकेमिकल रिएक्शन फॉर दिस। अब ये देखो, ये ऐसे लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये कितना है कंबशन में, कितनी निकल रही, 2658 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देख लो सिमिलरली, हाँ सिमिलरली कंबशन ऑफ ग्लूकोज, उसी तरह कंबशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स आउट 2802 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट, फॉर विच द ओवरऑल इक्वेशन ही देखो C6H12O6। ठीक है, और कितने हैं ये, 1 मोल, 1 मोल को जलाने में कितने, 2802 किलो जूल पर मोल, कितनी हीट निकल रही है ना, कंबशन होने में ग्लूकोज का। आवर बॉडी आल्सो जनरेट एनर्जी फ्रॉम, हमारी बॉडी भी, तो आपने देखा नहीं कि हमारी बॉडी जब खाना खाते हैं तो हीट नहीं, मतलब क्या करती है, जनरेट करती है क्या, एनर्जी, बाय द सेम ओवरऑल प्रोसेस एज कंबशन, इसी तरह जैसे कंबशन में होता है। यदि द फाइनल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस आफ्टर ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंजाइम। तो मतलब इसमें जो प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं या किसी एंजाइम में हो रहा है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये हमारे बॉडी में तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, आपको पता होगा, अगर कोई भी खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा है ना, और जो वे काफ़ी जिनकी वजह से हो रहा है, जो काफ़ी एंजाइम्स हैं, अगर वो एंजाइम्स ना हो तो सालों में उस खाने को पचने के लिए सालों लग जाएं, जो डाइजेस्ट हो रहा है और एनर्जी में बदल रहा है। आप सोचो, तो हमारी, अब बायो मतलब बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो चलो अब देखो, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को मैंने छोड़ ही रहा हूँ क्योंकि अभी पहली सीरीज़ है, फर्स्ट स्टेज सीरीज़ में केवल और केवल थ्योरी पढ़नी है। ठीक है बच्चों, अब आप कुछ डाउट कर रहे होंगे, बताऊँ क्या, आप ये डाउट कर रहे होंगे कि सर C4H10 मतलब 1 मोल ब्यूटेन है, 1 मोल ब्यूटेन है, तो उसमें 2658 किलो जूल मिल रही है, और सर आप बोल रहे हो 1 ही मोल ग्लूकोज है ना, 1 ही मोल ग्लूकोज है, उसको जलने में 2800 किलो जूल मिल रही है पर मोल। अच्छा, तो कि सर ये तो कुछ गड़बड़ है ना, मतलब कि कहाँ, तो अगर एक ही मोल की बात करें तो ये तो ग्लूकोज में तो ज़्यादा मिल रही है। अरे बच्चों आप ये देखो, मोल तो देखो ही देखो, मोल में ये देखो कि कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो 12 × 4, 12 चौक 48 + 10 है ना हाइड्रोजन का,
तो 58 ग्राम हो गया ना, ये 1 मोल का मतलब हो गया 58 ग्राम ब्यूटेन। ये जो ये बात हो रही है, ये जो है ये कितने ग्राम, 1 मोल का मतलब 58 ग्राम। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज में मिल रही है ना, है तो 1 ही मोल, लेकिन इसका वेट तो देखो कितना होगा। तो 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, तो जितना भी निकलेगा आप देख लेना। ठीक है, तो ये तो काफ़ी है ना। 12 इंटू 6 कितना हो गया, हम देखें 72 प्लस 12 प्लस कितना हो गया 6 36, फिर 6 96 है ना, यही तो हो गया। तो देखो 96 और 108 हो गया मतलब, और 72, तो ये 08 180। इसका तो ग्लूकोज का तो 180 ग्राम लेंगे ना, तब 1 मोल बनेगा। तो 180 ग्राम से मिल रही है ये एनर्जी, आप वेट में देखो 180 ग्राम से। और ये केवल ये जो मिल रही है ये इतनी एनर्जी, ये मिल रही है केवल 58 ग्राम से। ठीक है, चलो चलो हमने कर लिए। अब हमारे पे आती है, ये कई सारी चल रही है ना, तो बी कौन सी आती है, एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी एटोमाइजेशन, एटमाइजेशन से कुछ समझ में आ रहा है क्या? एटमाइजेशन से बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब कि एटम का टूटना होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो डाईहाइड्रोजन का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन से क्या बना, ये 2H है ना, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल था, तो इससे बना 2H। ठीक है, ये टूटा होगा। तो डेल्टा H जो एटोमाइजेशन है वो है 435 किलोजूल पर मोल। अच्छा, ये क्या माइनस लिखा हुआ है? नहीं, ये तो प्लस है एक तरह से, मतलब कि इसको बॉन्ड तोड़ने में हमें क्या दी जा रही है, एनर्जी। यू कैन सी दैट हाइड्रोजन एटम आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन का जो एटम है, ये जो एटम है, आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग HH बॉन्ड in dihydrogen. The enthalpy change in this process is known as the enthalpy of atomization. तो ये जो enthalpy change है प्रोसेस में, तो वो क्या है, enthalpy of atomization, डेल्टा HA। ठीक है, it is the enthalpy change on breaking, it is the enthalpy change of breaking 1 mole of bond। कितना एंथैल्पी चेंज, ब्रेक कितना करना है, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है कंप्लीटली टू एटम इन द गैस फेज, ताकि वो एटम किस में आ जाए, गैस फेज में आ जाए जब टूटे। मतलब कि आप ये H2 मॉलिक्यूल था, तो इसको तोड़ने के लिए ये H2, तो ये जो टूटा तो कितनी एनर्जी कैसे निकली, तो वो है ये। ठीक है, चलो। इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक डाईहाइड्रोजन गिवन एबव द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो H2 है, O2 है, N2 है, डाई एटॉमिक 2 एटम हैं, लाइक डाईहाइड्रोजन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो किस नाम से जानी जाएगी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डेसोसिएशन मतलब तोड़ने के लिए। द अदर एग्जाम्पल ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो और एग्जाम्पल देखो क्या क्या हैं। देखो कार्बन, ये CH4 है, तो कि कार्बन में टूटेगा और क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोजन मिलेगा। इसकी जो एटोमाइजेशन है वो 1665 किलोजूल पर मोल है। अरे क्यों है इतनी ज़्यादा, क्यों, कार्बन है, ये देखो, ये 1 2 CH4, ये। अब देखो, अब आप ये देखो कि एक ये बॉन्ड तोड़ा, एक ये टूटा, एक ये टूटा, एक ये टूटा, ये तो इस सब के तोड़ने का जो ऐड करोगे 1665 किलोजूल 1 मोल के लिए है। नोट दैट द प्रोडक्ट आर ओनली एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन गैसियस फेज। तो ये ध्यान करो, प्रोडक्ट जो आएंगे ना एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन केवल गैसियस फेज तक पहुंचने तक है। नाउ सी द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देखो, सोडियम सॉलिड है, अब सोडियम से क्या बना, सोडियम गैस फेज में बना, तो इसकी डेल्टा H एटोमाइजेशन कितनी है, 108.4 किलोजूल पर मोल है। तो आप ये नहीं है कि सर यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो सोडियम से सोडियम है, मतलब सोडियम से तो सोडियम ही बन रहा है। तो एटोमाइजेशन गैसियस तक है, ये सोडियम गैसियस फॉर्म तक पहुँचाने तक। ये जो सोडियम के जो बॉन्ड तोड़े हैं एटोमाइजेशन में, ये खाली यूँ तो ये भी सोडियम का था, लेकिन ये क्या था
ये सॉलिड फेज में था, तो ये गैस फेज तक बॉन्ड तो कितनी है 108.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ओके। इन द केस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब देखो ये क्या बोला है, नाउ ये जो आप इस रिएक्शन को देखो, ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में जा रही है, सॉलिड से जो ये बॉन्ड टूटा थे सॉलिड का, तो इससे सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में। मुझे बताओ क्या कुछ आपको ऐसा ध्यान आ रहा है नेफ्थलीन के बारे में कि यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज में चेंज हो जाता है, यानी इसको क्या बोलते थे, ये तो सर प्रोसेस थी सब्लिमेशन की, तो कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। तो यही लाइन लास्ट ये लिखी हुई है, इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या टॉपिक पढ़ना है नीचे, एक मिनट। अब लैटिस एंथैल्पी पढ़ना है, कोई काम का खास नहीं है, केवल बॉन्ड एंथैल्पी सिंबल देख लो, डेल्टा एच, ये बॉन्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी नाम से कुछ पता चल रहा है क्या, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो अब आपको मैं एक बात बताऊं, यूं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक स्टार्ट हुआ कि डेल्टा एच बॉन्ड ये इस तरह से शो हो रहा है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, और उसकी एक डेफिनेशन लिखी और काम ख़त्म। मगर नहीं, हमें क्या पढ़ना है, एक एक लाइन। इस लाइन से जो नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज से आपका सिलेक्शन होगा कि वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कि वो ब्रेक करना बॉन्डों का और नए बॉन्ड बनाना भी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही होता है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, एनर्जी भी चाहिए ब्रेक बॉन्ड तोड़ने के लिए, और एनर्जी इज रिलीज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म। अब जब नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज भी होती है। It is possible to relate heat of reaction to change in energy associated with breaking and making of chemical bond। ठीक है, with reference to the enthalpy of changes, अगर हम enthalpy of changes associated with the chemical bond related बात करें तो दो टर्म दी गई हैं, टू डिफरेंट टर्म आर यूज इन थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, एक तो है बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी, क्या दी हुई है, बॉन्ड की डेसोसिएशन एंथैल्पी। एक दी गई है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो दो पॉइंट दिए हैं, दो तरीके हैं बॉन्ड, जो आप बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हो, तो कौन क्या है, बॉन्ड डेसोसिएशन और मीन बॉन्ड एंथैल्पी, दोनों क्या हैं पढ़ते हैं आगे। सो दो टर्म में हमने डिवाइड किया डेसोसिएशन जो हो रहा है बॉन्ड का, तो बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी, और एक है मीन बॉन्ड। तो मीन से क्या कुछ पता चल रहा, मान लो एक मेथेन है, ठीक है, एक मेथेन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि अलग अलग बॉन्ड का टोटल इनका मीन हो सकता है, मतलब टोटल बॉन्ड तोड़ने में कुछ एनर्जी दी गई और उसका जो मीन है वो हमने मान लिया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। लेट अस डिस्कस दीज टर्म विद रेफरेंस टू डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मतलब जहाँ दो से ज़्यादा एटम हो। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें अगर हम, डायटोमिक मॉलिक्यूल, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द डाईहाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन। तो ये 1 मोल गैस है, ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एच एच, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये डेल्टा एच एच, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में बॉन्ड एंथैल्पी 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज द, जो इसमें एंथैल्पी चेंज होगी बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी, वो कौन सी एंथैल्पी है, बॉन्ड डेसोसिएशन मतलब बॉन्ड टूट रहा है, ऑफ किसका, एच एच बॉन्ड का। द बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी, जो बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी डिफाइन कर रहा है। व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक मोल है ना, ये हाइड्रोजन, एक मोल है ना, एक मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेस। गैसियस कंपाउंड को, कोवेलेंट बॉन्ड को, और किस में, प्रोडक्ट इन गैस फेस, प्रोडक्ट भी गैस फेस में बने।
अब नोट दैट इट इज़ द सेम एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये गैस से गैस में बन तो रहा है, हाइड्रोजन गैस है तो गैस से H बन रहा है, ठीक है। तो ये एटमाइजेशन भी तो है ना, एटम में भी तो बन, ये मॉलिक्यूल था, इससे क्या हो रहा था, एटम बन रहा है, तो ये सेम ही हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन हो गया ना। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो क्लोरीन है, Cl ये टूटा तो 2Cl गैस फेज में, तो ये जो एंथैल्पी है क्लोरीन क्लोरीन, ये जो बॉन्ड एसोसिएशन, ये 242 किलो जूल पर मोल। अब ऑक्सीजन है, ये टूटा, अब आप कहोगे याद नहीं रखनी कुछ भी ये, और कितना है ऐसे ही बस देख लो, ठीक है, 428 किलो जूल पर इन दिस केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक, बहुत सारे एटम हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो वो भाई अलग अलग डिफरेंट बॉन्ड है मान लो, ठीक है, ये बॉन्ड अलग से बना हुआ है, ये अलग है, तो ठीक है, ये सिंगल ही है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसके लिए अलग अलग बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी। अब हम बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे। लेट अस नाउ कंसीडर ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो लाइक मीथेन। तो ये मीथेन है CH4। द ओवरऑल थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर इट्स एटोमाइजेशन रिएक्शन इज गिवन बिलो। तो एटोमाइजेशन मतलब कि एटम में टूटना, तो मीथेन है, ये कार्बन में टूट गया, ये हाइड्रोजन में टूट गया। आपने ध्यान दिया एटोमाइजेशन मतलब गैस से गैस में ही होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा H एटोमाइजेशन 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एटोमाइजेशन ध्यान रखो, ठीक। अगर मीथेन की बात करें, ऑल द 4CH, अगर मोएथेन की बात करें, चारों कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ। उनकी तो बॉन्ड लेंथ क्या है, आइडेंटिकल है ना, सेम बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। एंड एनर्जी, ठीक। हाउएवर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंडिविजुअल CH बॉन्ड इन ईच सक्सेसिव स्टेप डिफर। मगर क्या है कि एनर्जी तो सेम है, आइडेंटिकल है, एनर्जी जो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक द इंडिविजुअल CH बॉन्ड तोड़ने के लिए ईच सक्सेसिव स्टेप डिफर, अलग अलग स्टेप में होगी, पहले ये टूट रहा है मान लो, फिर ये टूट रहा है, जैसे भी, तो अब देखते हैं, देखो तो वो है डिफर है, अलग अलग है। जैसे CH4 है, मीथेन है, तो CH4 है ये, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, तो ये टूट गया, तो अब क्या बन गया, CH3 बन गया, CH3 + H, तो डेल्टा बॉन्ड ये, ठीक है, ये कितनी है, 427 किलो जूल पर मोल। तो CH3 है, ये फिर एक और बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन अलग हो गया, ये कितनी है, डेल्टा H बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी 439, फिर 452 किलो जूल ये, ठीक है। और ये फिर लास्ट का कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटा, तो ये कितने, 347 किलो जूल पर मोल। मैंने क्या बोला, याद नहीं रखनी, केवल हम पढ़ रहे हैं एक एक लाइन। तो देयरफॉर मीथेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन में जा रही है। मीथेन जो टोटल गैस है, गैस फेज में, ये कार्बन में और हाइड्रोजन में गैस फेज में, इनके एटम अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन है, एक मिनट, ये डेल्टा H ऑफ ये एटोमाइजेशन है, ठीक है। तो ये कितनी है, 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इन सच केसेस वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन मतलब एक तरह से बोल सकते हैं क्या है, मतलब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कार्बन हाइड्रोजन में तो 4 बॉन्ड थे, ठीक है, तो हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया मीन, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे अब मीथेन की बात करें, तो जो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है, इज कैलकुलेटेड एज डेल्टा H, ये 1/4 हो जाएगा ना। अब टोटल में कितनी थी, 1665, चारों बॉन्ड तोड़ने के लिए 1665, तो एक के लिए 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने चाहिए, 1665, ठीक है। तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 1665 डिवाइड बाई 4, तो कितनी, 416 किलो जूल पर मोल। ये सेपरेट में तो इतनी इतनी अलग अलग थी, ये देखो 400 अब ये एवरेज कितनी आ गई है, ये 416 किलो जूल पर मोल आ गई है, ये है मीन, ठीक है। तो वी फाइंड दैट मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी इन द मीथेन इज 416 किलो जूल पर मोल है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी डिफर स्लाइटली, थोड़ी सी अलग आ रही है, फ्रॉम ए कंपाउंड टू कंपाउंड, मतलब कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। जैसे कि एज इन द CH3 CH2Cl CH3NO2 ETC, बट इट डज नॉट डिफर इन ए ग्रेट डील, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं।
अगर हम बात करें यूजिंग हैश लॉ, बॉन्ड एंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम हैश लॉ के थ्रू बॉन्ड एंथैल्पी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू ऑफ सम सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड आर, ये देखो ये नीचे दी हुई है, एक मिनट, ठीक, ये क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो अब लैटिस एंथैल्पी है। हाँ, अब देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी मल्टीपल बॉन्ड आर गिवन इन टेबल 6.3। तो जो ये बॉन्ड की कितनी कितनी कौन कौन सी, देखो सम मीन, एवरेज मीन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल 298 के, देखो एवरेज दी हुई है हाइड्रोजन कार्बन के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दी हुई है, ये आपको याद नहीं रखनी। सम मीन मल्टीपल बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की देखो कितनी है ये 418, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है 946, ठीक है, नाइट्रोजन को ऐसे तोड़ना 946, ठीक है, ये एक बार बस ऐसे ही देख लो और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। द रिएक्शन एंथैल्पीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, जो रिएक्शन की एंथैल्पी है आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एज दीज अराइज फ्रॉम द चेंज दैट accompany द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अब जो डेल्टा जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द नए बॉन्ड बनते हैं, यही तो है, ठीक है। तो वी कैन प्रेडिक्ट एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इन ए गैस फेज। तो हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन पता लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसमें, गैस फेज में, इफ़ वी नो डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी। और अगर हमें कैसे पता हो, सारे जितने भी डिफरेंट अलग अलग बॉन्ड हैं उनकी एंथैल्पी पता हो। अच्छा, आप ये कहोगे सर गैस फेज में क्यों पता लगा सकते हैं एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इन ए गैस फेज। तो ये जो एटोमाइजेशन की बात हो रही थी ना, एटम टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तो गैस फेज में हो रहा था काम, तो इसलिए। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा, ये डेल्टा एच आर इज रिलेटेड टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा एच रिएक्शन इज रिलेटेड टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द गैस फेज रिएक्शन आर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मूला ना, ये आप ज़रा थोड़ा सा याद कर लो। जो डेल्टा एच रिएक्शन है, यहाँ पे अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट होता है, घटता है। आपने क्या पढ़ा होगा पहले कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऐसे करके पढ़ रहे थे ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट, ये बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट की माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की, तो बॉन्ड एंथैल्पी ये रिएक्टेंट की माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब देखो ये, हाँ, दिस रिलेशनशिप इज पर्टिकुलरली मोर यूजफुल, ये रिलेशनशिप ज़्यादा यूजफुल है कब, जब रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल। अब आपको अगर पता है कि भैया डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन के लिए क्या था कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था ना फॉर्मेशन में, जब हम यही तो देख रहे थे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अब जब फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, डेल्टा एच फॉर्मेशन कोई भी कंपाउंड का, ये प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बन रहा, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, तो ठीक है, और रिएक्टेंट में किससे बन रहा था, उसकी फॉर्मेशन दी हुई है, इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई है, तो टोटल डेल्टा एच आर आ रहा था रिएक्शन का। तो आपको यहाँ पे अगर डेल्टा एच आर पता करना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी अगर रिएक्टेंट की पता है और बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की पता है, ठीक है। द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड। तो ये बोल रहा है अगर नेट एंथैल्पी चेंज पता करना है किसी भी रिएक्शन का, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो कितना है उसका एवरेज है, ब्रेक ऑल द बॉन्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जितने भी बॉन्ड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो याद रखना है कि जितने भी रिएक्टेंट में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा रही है माइनस, और प्रोडक्ट को तोड़ने के, प्रोडक्ट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिमेंबर दिस रिलेशनशिप इज हाँ अप्रॉक्सीमेट, लगभग, एंड इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल सब्सटेंस, ये सारे कहाँ होने चाहिए, आर इन द गैसियस स्टेट। मैंने बताया ना ये सारी बातें होनी चाहिए गैसियस स्टेट में। अब नया शुरू होता है लैटिस एंथैल्पी। ये देखते हैं अब कितना बड़ा टॉपिक है और आसान ही टॉपिक है। फिर उसके बाद सुना होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। उसके बाद होगा स्पॉन्टेनिटी। अरे बहुत, फिर बस
यहाँ से फिर एक नया थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनिटी लास्ट पार्ट शुरू हो जाएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो 3 पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत चांस होते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बहुत आसान है ये चैप्टर। अगर आप देखो तो थर्मोडायनेमिक्स आसान के नंबर मिलते हैं, लाइन कंसेप्ट क्लियर के नंबर मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है बच्चों, आसान चैप्टर है मेरे हिसाब से ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि आप अगर क्या पढ़ते हो, नीट क्वालिफाई कर रहे हो और आप पढ़ते हो आईआईटी एडवांस का, जो ये कोचिंग वगैरह में जो बेस्ट टीचर हैं वो आईआईटी एडवांस अच्छे लेवल तक पढ़ाते हैं, उतना नहीं करना शुरू में, सीधे ये वीडियो उठाते हो आप और वो देखने लगते हो तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे कुछ नहीं, किताबें क्यों दी हैं, पहले एनसीईआरटी क्यों बुक दी हुई है बताओ, पहले आराम से एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, वो 500, 550, 600 नंबर तक उस एनसीईआरटी से ही आप ला सकते हो। फिर उसके बाद एडिशनल में करो 620, 30 जो भी नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई तौबा मत मचाओ, सारे केवल एक, हाँ, तो कुछ नहीं करना खास, बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, थॉरो पढ़नी है, खास फालतू का कन्फ्यूज़न नहीं करना। हाँ जी, तो लैटिस एंथैल्पी, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस सुना ना तुमने कुछ कि NaCl है, NaCl एक लैटिस है, लैटिस बनाता है सोडियम क्लोराइड, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इस टाइप से जो भी कुछ भी सुना होगा आपने। आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, आयनिक कंपाउंड ऑफ एन आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी की बात करें, इज द एंथैल्पी चेंज, क्या है एंथैल्पी चेंज, विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड डेसोसिएट इनटू इट्स आयन इन गैसियस स्टेट। मतलब लैटिस एनर्जी क्या है कि कोई एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, Na+Cl-, और ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये आयनिक कंपाउंड डेसोसिएट, टूटना इनटू इट्स आयन, इसके आयन में टूट जाए, किस में, अब कैसे टूटेगा, Na++Cl- टूटेगा। ठीक है, आयनिक का इन गैसियस स्टेट, किस में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, तो आयनिक कंपाउंड जब टूट जाए किसमें, गैसियस स्टेट में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, Na+Cl- सॉलिड गैसेस की फॉर्म में, और ये डेल्टा H जो एंथैल्पी चेंज है किसके लिए, लैटिस के लिए, ये कितनी है, 788 किलो जूल पर मोल। मतलब कि ये जो NaCl है तो इसको ये तोड़ा जा रहा है बॉन्ड को। अब ये सॉलिड था तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में आने चाहिए ये एटम, ये आयन जो आने चाहिए ये गैसियस फेज में आने चाहिए, क्लोरीन निगेटिव, ये गैसियस फेज में आने चाहिए। ये है लैटिस एनर्जी। Since it is impossible to determine lattice enthalpy or directly by experiment, तो अब क्या है, ये बहुत इम्पॉसिबल है पता करना लैटिस एंथैल्पी का कैसे, डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। तो वी यूज़ एन इनडायरेक्ट मेथड, अब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, यानी कि मान जैसे हम कह रहे थे ना A से B में जा सकते हैं, ठीक है, तो ये जो A से B में जा रहे थे आप, पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो क्या था वो, क्या था बताओ, उसके तरीके थे कि A से B में कौन सी एंथैल्पी चेंज हुई, अगर ये पता करना है तो A से C में गए, मान लो A से C की पता है और C से D की पता है, D से E की पता है और E से फिर B की पता है, तो इन सब का जो प्लस था वही होगा जो A से B का था, क्योंकि क्या था, एंथैल्पी चेंज क्या होती है, एंथैल्पी चेंज जब हमने बताया था कि ये क्या था, कौन सा फंक्शन है बताओ ज़रा, कमेंट करके बताओ, एंथैल्पी क्या, कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो वी यूज एन इनडायरेक्ट मेथड वेयर वी कंस्ट्रक्ट एन एंथैल्पी डायग्राम कॉल्ड ए बॉर्न हैबर साइकिल, एक बॉर्न हैबर साइकिल बना लेते हैं और उससे समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी सोडियम क्लोरीन माइनस या NaCl सॉलिड में बाय फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो। तो अब देखो सोडियम हमें कहाँ से कहाँ जाना है, आपको NaCl सॉलिड था तो Na+ और Cl- ये गैसियस फॉर्म में जाना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, 4, 5, ठीक, ठीक, चलो ये यहाँ से यहाँ देख लो, ओके, ये दिखा रहा है NaCl सोडियम, इसने नीचे बनाया डायग्राम, मैं वही तो देख रहा कहाँ पर है, तो NaCl है और ये कहाँ तक पहुँचना है, इसको कहाँ तक पहुँचना, Na+ गैसियस, Cl- गैसियस। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये कितने स्टेप फॉलो कर रहा है, ये देख रहे हो आप कितने स्टेप फॉलो हो रहे हैं।
ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ भी पहुँच रहा है डायरेक्ट। ठीक है, अब ये स्टेप के हम बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो लेट अस नाउ कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी सोडियम क्लोरीन माइनस बाय फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो। अब देखो ये सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस की फॉर्म में बना। ठीक है, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस की फॉर्म में बना। तो सोडियम गैस, क्या ये सोडियम से एक तो, अरे सोडियम कह रहा हूँ, चलो सोडियम सॉलिड से, मतलब सॉलिड से गैसियस की फॉर्म में। आप मुझे बताओ सॉलिड से लिक्विड क्या होता था, फिर लिक्विड से गैस होता था, है ना। ये प्रोसेस होती है सॉलिड को गर्म का लिक्विड में पहुंचा, लिक्विड से एक ये तरीका का था क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में। कुछ सुना था क्या, सब्लिमेशन, नेफ्थलीन की बॉल, है ना। तो सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम मेटल। तो ये डेल्टा एच जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या है, जो भी एंथैल्पी चेंज है वो है डेल्टा एच सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में 108.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये सोडियम सॉलिड से सोडियम किस में गया, सोडियम गैस में गया। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो कहाँ पर है। ठीक है, चलो नहीं है कोई बात नहीं। ओवरऑल क्या है कि ये पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब ये स्टेप में चल रही है बात कि सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस। अब आपको फाइनली क्या करना है, NaCl जो उसमें था किस में, सॉलिड फेज में, तो इसको आयनिक फेज में करना है। और कौन से एटम होने चाहिए, ये गैसियस होने चाहिए। तो 108.4 किलो जूल पर मोल हो गया। ठीक है, अब सोडियम गैस का मिल गया हमें। ठीक है, अब सोडियम गैसियस का आयनिक होना चाहिए और कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो द आयोनाइजेशन सोडियम एटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी, रिमूवल ऑफ आयन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम, है ना। तो डेल्टा एच ये क्या हो गई, ये डेल्टा एच क्या हो गई, आयनिक हो गई। ये कितनी चाहिए, 496 किलो जूल पर मोल। अब एक क्लोरीन है हमारे पास भाई, हाफ Cl2, मतलब कि ये क्या हो गई, Cl ही तो हो गई। तो क्लोरीन है गैस की फॉर्म में। ठीक है, ये क्लोरीन, तो ये Cl गैस। ठीक है, यही तो मतलब है Cl गैस। तो यानी कि ये बोला है Cl2, ये क्या बोला है, ये Cl2 बोला है। इसको तोड़ने के लिए ये आधा, तो ये उसने क्या किया, बैलेंस किया। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसकी 1/2 ही तो Cl मिल जाएगा। ठीक है, तो हाफ Cl2। ठीक है, तो द डिसोसिएशन क्लोरीन द रिएक्शन एंथैल्पी इज हाफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जो भी बॉन्ड तोड़ने के लिए उसकी आधी हो गई, 121 किलो जूल पर मोल हो गई। अब क्लोरीन गैस में मिल गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया, क्लोरीन माइनस बन गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन एटम, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। तो ये कितनी है, जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एनर्जी निकलती है। तो 348.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 348.6। यू हैव लर्न अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है यूनिट 3 में। इनफैक्ट दीज टर्म हैव बीन टेकन फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स से ली गई हैं। अर्लियर टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर इन द प्रैक्टिस इन प्लेस ऑफ द एबव टर्म, सी द बॉक्स फॉर जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने देख लिया, आपको यही तो करना था ना। ये उसके स्टेप बता रहा है कि भैया NaCl सॉलिड है तो उसको Na+ गैस में तक पहुंचाने में कितना एंथैल्पी का चेंज होगा, और क्लोरीन माइनस गैस पहुंचाने में कितना एंथैल्पी का चेंज होगा, उसके स्टेप बता रहा है ये, कुछ और नहीं बता रहा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आ जाओ स्टेप ये 5। तो सोडियम प्लस ये में है हमारे पास गैसियस की फॉर्म में, क्लोरीन माइनस ये है गैसियस की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, NaCl। दोनों को मिला के गैसियस की फॉर्म में एटम का क्या बन जाता है, NaCl सॉलिड। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन इज शोन इन फिगर 6.9 में, देख लो कहाँ दिए हुए हैं, 6.9 में। ठीक है, देखेंगे। एंड इज नोन एज बॉर्न हैवर साइकिल। कुछ हैश लॉ वाला सिस्टम नज़र आया होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकिल इज दैट द, देखो अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकिल इज दैट द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज राउंड ए साइकिल इज 0। अप्लाई हैश लॉ वी गेट। तो डेल्टा एच लैटिस जो है 411, 108, 121, 496, फिर ये घटा दी। ठीक है, तो ये डेल्टा एच लैटिस कितनी आ गई, 788 किलो जूल पर मोल आ गई फॉर NaCl।
और इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाई 2RT बिकॉज डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 एंड इज इक्वल टू 783 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये कितने प्लस में यानी कि देनी पड़ेगी। अब देखो, नाउ वी यूज़ द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेंस वेंस नीट में ये चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता है। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन, जब जैसे NaCl है, नमक है, तो आप ये कहते हो ना, नमक को आपने क्या करा, नमक को, ये पानी है, पानी है तो नमक को पानी में डाला। ठीक है, तो उसका लैटिस होगा, मतलब उसके बॉन्ड वॉन्ड टूटेंगे, गैस की फेज में आ जाएगा, सोडियम ये वो बॉन्ड वॉन्ड हो रहे हैं, यानी कि एन आयन में टूट रहा है, Na+Cl- में टूट रहा है, तो और उसमें टूट रहा है। अब तो क्या आप ये कह रहे हो कि सर क्या 783 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी? हम तो नमक डालते हैं और आराम से टूट जाता है ये तो आयन में, है ना। आपने एक्सपेरिमेंट भी बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे, तो आयन में तो आराम से टूट जाता है, वो क्यों हो रहा है? अरे बुद्धो, जब आप नमक को पानी में घोल रहे हो तो क्या होगा, हाइड्रेशन भी तो होगा ना। पूरा ये समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि ये सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो यहाँ वाटर भी होगा H+, OH-, तो क्लोरीन माइनस को H+ के आयन इस तरह से घेर लेंगे, OH- सोडियम प्लस को OH- के, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो भी निकलेगी। अब देखो, तो ये डेल्टा एच, और ये ही कह रहा ना, वाई यूज द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, डेल्टा एच लैटिस और प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी होगा, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे भी। 1 मोल NaCl की बात करें, लैटिस एंथैल्पी कितनी है, 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जब हाइड्रेशन होगा ना उनका, तो कितनी निकल रही है, 784 किलो जूल पर मोल निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जब आपने नमक डाला, डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करें, तो 788 किलो जूल पर मोल लैटिस एनर्जी में खर्च हो गई, और कितनी निकल रही थी, 784, तो थोड़ा बहुत ही 4 किलो जूल पर मोल, है ना। 4 किलो जूल पर मोल चाहिए, मतलब कि जब आपने पानी में डाला तो थोड़ा बहुत चलाओ, थोड़ी सी हल्की बहुत छोटी मोटी एनर्जी दी, अब वो तो आराम से घुल जाएगा। द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl अकम्पेन्ड बाय वेरी लिटिल हीट चेंज, थोड़ा बहुत ही फर्क आ रहा है किसमें, हीट चेंज में। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अब हमारा नया। अब देखो इन्होंने ये क्या किया, ये डायग्राम आप सोच रहे होंगे, इन्होंने वही किया है कि कौन कौन सी है, कि भैया जो आपने पढ़ी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। ठीक है, मान लो Na है, तो Na से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल Na+ बनाना है, तो भैया आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो इन्होंने सबको ऐड करके फाइनल करा है। ठीक है, अब मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है वो चेक कर लिया, फिर सबको उन्होंने टोटल करके वो देख लिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, स्टेप में है। हाँ, तो बच्चों अब पढ़ते हैं, ये क्या है, F पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये सिंबल है इसका डेल्टा H, ये SOL, सॉल्यूशन मतलब SOL। हाँ, तो बच्चों देखो, अब देख लो ज़रा, पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि क्वालिटी कैसी है जो हम ये PDF से पढ़ रहे हैं NCERT की, तो ये किस तरह से आपको प्रॉपर चमक रहा है, नहीं। क्योंकि आपको जब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, यूं यूं, तो आपको अपनी बुक में निशान लगाने हैं ये इस तरह से। ठीक है, और फिर देखना, मुझे रिजल्ट बताना कि आपकी नॉलेज में कितने % का फ़र्क आया। आप अगर बेस्ट वीडियो, जो भी कंसेप्ट वाइज हैं, बेस्ट वीडियो, क्योंकि ऑनलाइन अगर बात करें तो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बेस्ट टीचर हैं। अनअकैडमी के भी बेस्ट हैं, संकल्प के भी बेस्ट हैं, फिजिक्स वाला सर के भी बेस्ट हैं, पंकज सर वगैरह, मतलब सब बेस्ट हैं वीडियो, जितने भी हैं बहुत मोस्टली सारे ही बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, तो आप जब उनसे पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कई बच्चों को कि समझ में नहीं आ रहा। अब वो इतना बेस्ट पढ़ा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब टीचर में तो कमी है ही नहीं। तो समझ में नहीं आने का मतलब ये है, कुछ नहीं करना, पहले आपको ये बुक पढ़नी है। अब मेरे से पढ़ लो एक एक लाइन, यहाँ से जो हम सीरीज शुरू कर रखी है फर्स्ट लाइन स्टेप, या फिर खुद पढ़ लो, उसके बाद ये कंसेप्ट वाली जो बेस्ट ऊपर तक डीप लेवल तक पढ़ाते हैं सर, उनको फॉलो कर लेना बस। और सारे टीचर, सही बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर हैं केमिस्ट्री के जो बेस्ट हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कह रहा है, देख लो, जब 1 मोल
इट डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल क्या कर रहा है, डिज़ोल्व कर रहे हैं। द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये देखो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब पानी के मॉलिक्यूल एक तरह से बहुत ज़्यादा हो गए, डाइल्यूट ही है। इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व ऑन डिजॉल्विंग द सब्सटेंस इन एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन द आयन और ए सॉल्यूट मॉलिक्यूल आर क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब देखो व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जब कोई आयनिक कंपाउंड मान लो NaCl है और किसी डिजॉल्व करा जा रहा है सॉल्वेंट में, द आयंस लीव देयर ऑर्डर पोजीशन। अब जो आयंस हैं प्लस माइनस, ये तो पर्टिकुलर जो पहले पोजीशन थी वो अपनी पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके बॉन्ड में भाई अगर Na+ है Cl- है तो इनके बीच में भी तो कोई चीज़ें आ सकती हैं ना, और मॉलिक्यूल आ सकते हैं या और आयन घेर सकते हैं। ऑन द क्रिस्टल लैटिस, इनका जो लैटिस है, दीज आर नाउ मोर फ्री इन द सॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये क्या है, ये अब फ्री हैं घूमने के लिए, सोडियम कहीं और जा सकता है, क्लोरीन कहीं और जा सकता है। बट सॉल्वेशन ऑफ दीज आयन यानी कि हाइड्रेशन इन केस सॉल्वेंट इज वाटर, मान लो अब ठीक है आपने NaCl डाला, ठीक है Na+Cl-, तो पहले तो ये पास पास थे, अब इनके बीच में H+OH- भी आ जाएंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल तो H+Cl को घेर लेंगे, OH- इसको घेर लेंगे। बट सॉल्वेशन ऑफ दिस आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन इन केस सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ऑल्सो अकर एट द सेम टाइम, इस टाइम पे ये भी हो रहा होगा, वाटर भी घेर रहे होंगे इन्हें। ठीक है, दिस इज शोन डायग्रामेटिकली फॉर एन आयनिक कंपाउंड AB सॉलिड। अब देखो डायग्राम में ये देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम कहाँ है, डायग्राम ही क्या है, ये है डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है और कुछ नहीं। AB है, कोई कंपाउंड है, सॉलिड फेज में है। अब ये डेल्टा H एंथैल्पी चेंज जो ये लैटिस है, देखो लैटिस एनर्जी देखो, तो लैटिस का मतलब क्या था, इसको आयंस में टूटना। ठीक है, जो भी एनर्जी निकल रही है दी जा रही है, किस फेज़ में होना चाहिए, गैसियस फेज़ में। ठीक, ये नज़र आ गई A+B- गैसियस फेज़ में। अब इनको वाटर में घोला, इनको पानी में घोला, तो वाटर मतलब H2O मतलब कि H+OH-, तो H+ क्या करेगा, इसको, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, OH- ये वाला इसके चारों तरफ आ जाएंगे, तो डेल्टा H ये हाइड्रेशन, तो A+ क्या हो गया, एक्वस, और B- एक्वस हो गया। आगे समझ में, कोई बात नहीं। अब देख लो ये क्या लिखा हुआ है, यही है ना, डेल्टा H सॉल्यूशन क्या है, डेल्टा H लैटिस, लैटिस एनर्जी, पहले तो लैटिस में टूट रहा है, जो भी एनर्जी निकल रही है दी जा रही है, फिर हाइड्रेशन हो गया। तो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन AB सॉलिड, डेल्टा H सॉल्यूशन इन वाटर इज देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन, डेल्टा H हाइड्रेशन। ये देखो, ठीक है, तो क्या है ये कि डेल्टा H सॉल्यूशन कितना, तो ये डेल्टा H लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी चेंज। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, जो मोस्टली आयनिक कंपाउंड है ना, मान लो NaCl है, MgCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड कोई भी, तो जो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन वाली है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज जब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में डालोगे किसी में, सॉल्वेंट वगैरह में, इज़ पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव कब आती है, जब हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब है ना एक तरह से। तो पॉजिटिव एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब ये देखो, डिसोसिएशन मतलब डेसोसिएट होना, बॉन्ड का टूटना, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी अगर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्युबिलिटी है मोस्ट सॉल्ट इन वाटर इंक्रीजेज, कितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किस कंडीशन में, विद राइज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। एक उसका बढ़ने का कारण, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो जो लैटिस है मतलब वो जल्दी बॉन्ड जो है वो जल्दी टूटेंगे ना, जल्दी टूटेंगे, जो हाइड्रेशन है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो वो चारों तरफ उसे घेरेंगे भी, ऐसे भी समझ सकते हो। इफ़ द लैटिस एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, अगर बहुत लैटिस को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी जी रही है वो बहुत हाई है, ठीक है, द
डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड मे नॉट बी टेक प्लेस, तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि वो घुलेगा ही नहीं एक तरह से कंपाउंड NaCl या कोई भी AB है, उस AB को तुमने पानी में डाला, पानी में डालो और उसकी लैटिस एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा, तो पानी के मॉलिक्यूल उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, ऐसे समझ सकते हो आप। वाई डू मैनी फ्लोराइड टेंड टू बी लेस सॉल्युबल, जैसे आप देखोगे बहुत सारे फ्लोराइड ऐसे हैं जो लेस सॉल्युबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड, मतलब ऐसे हैं जैसे सोडियम फ्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl क्लोराइड की, तो NaCl तो जल्दी ही मतलब सॉल्युबल है पानी में, सोडियम फ्लोराइड नहीं है। ऐसे एस्टीमेट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज में बी मेड बाय यूजिंग टेबल ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पीज एंड लैटिस एनर्जी, मतलब ये डिपेंड तो कर ही रहा है ना किस पे, बॉन्ड एनर्जी पे, जो भी बॉन्ड वगैरह टूट रहे हैं, ठीक है, और उसकी लैटिस एनर्जी पे, जो पूरा पर्टिकुलर मान लो एक सोडियम क्लोराइड है, उसका पूरा एक लैटिस है, उसको तोड़ने के लिए, उसको पूरे ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उसके ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो पूरी टेबल में दी हुई है, आपको वैसे याद नहीं करनी, ठीक है बच्चों। चलो कोई बात नहीं। अब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है डाइल्यूशन से, मतलब कि डाइल्यूट होना, ठीक है। अब आप मतलब उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपने सपोज करो NaCl है, उसको पानी में डाला, तो पानी में डाला, उस आपने लिए पानी के 5 मोल, तो कितनी एनर्जी दिखा रहा है। आपने NaCl को 10 मोल पानी में डाला तो कितनी एनर्जी दिखा रहा है। आपने 100 मोल डाला तो फिर कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक, अब ये एक मिनट हम कर लेते हैं प्रॉपर वे में। हाँ, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, सो इट इज़ नोन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन, इज़ द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूट लिया आपने, कोई भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी, तो उसको पानी में डिजोल्व कर रहे हो, है ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। दिस आर्गूमेंट कैन बी अप्लाई टू एनी सॉल्वेंट, किसी भी, ये बात किसी भी सॉल्वेंट पे की जा सकती है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो जो एंथैल्पी चेंज फॉर डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड, मान लो इन्होंने कहा है आपने HCl लिया है कितना, 1 मोल, और एंड इन 10 मोल ऑफ वाटर, और इसको घोला आपने 10 मोल वाटर में, ठीक है, जो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कन्वे, ये देखो अब इन्होंने क्या किया, जब 10 HCl को 10 मोल पानी में डिजोल्व किया तो HCl इंटू 10 एक्वस है ना, तो कितनी एनर्जी निकली, तो 69.01 kg पर मोल। अब फॉलोइंग सेट लिए उन्होंने, तो पहले क्या लिया, सेट 1 लिया, HCl लिया 25, ठीक है, 25 मोल में, तो आपने देखा, अच्छा आप सोचोगे 10 में तो निकल रही थी 69, तो इसका मतलब 2.5 गुना निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं, देखा थोड़ी सी ज़्यादा निकली। जब आपने 40 मोल ले लिए पानी के तो थोड़ी सी बढ़ी बस, ऐसा नहीं ज़्यादा फर्क आ रहा है। जब आपने बिल्कुल अनंत ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, उसमें HCl को घोला, तो कहीं नहीं, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया, मैक्सिमम बस इतना, मतलब इतनी एनर्जी निकली, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, इतनी एनर्जी निकली, एंथैल्पी चेंज जो भी फ़र्क आया ये इतना आया डेल्टा H, ठीक है। एंथैल्पी चेंज जो आया वो डेल्टा H 74.85। द वैल्यू ऑफ डेल्टा शो जनरल डिपेंडेंस, वो हाँ डिपेंड तो कर रही है, जनरल डिपेंडेंस ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कर रही है ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिपेंड है, मगर देख रहे हो कितना डिपेंड है, इतने में 40 मोल ले रहे थे पानी तो 72, और अनंत डाइल्यूट करते रहो, ये नहीं कि आपने कुछ भी सॉल्यूट लिया, ये कोई भी सॉल्यूट लिया और इसको इतने सारे पानी में डाल दिया, बहुत सारा डाइल्यूट पानी में डाल दिया, तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और इस सॉल्यूट को थोड़े से पानी में डाला तो बहुत ज़्यादा कम निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं, हाँ थोड़ा आ रहा है फ़र्क। एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज यूज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेज, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोच है लिमिट वैल्यू, एक लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ऊपर जा नहीं रही जा रहे। द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वैल्यू डेल्टा H इज गिवन अबव इन द इक्वेशंस, ये देखो सेट 3 में देखो डाइल्यूट कर दिया तो कोई खास तो फ़र्क नहीं आया, ये देखो ये है 74, और जब आपने लिया था तो कितनी थी, 72 थी, जब आपने लिया था 40 मोल तो 72 थी, और अब 74 है, ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा, ठीक है बच्चों। चलो अब देख लो क्या है,
इफ़ वी सबस्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन सेट 1 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन इन द अबव सेट ऑफ इक्वेशन वी ऑब्टेन, जैसे 25 मोल में से 15 मोल घटाए तो HCl ये देखो, सॉरी, इफ वी सबस्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा ओके, सबस्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन में से घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, कहाँ है फर्स्ट सेट, ये रहा फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, ये थर्ड सेट, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में आप देखो 72 निकल रही है, सेकंड में 72.79 और थर्ड में क्या निकल रही है 74.85, ठीक है। तो इसने यही कह दिया कि अब आप, इसने क्या बोला है, तो देखो डेल्टा एच कितनी आ गई, ये 40, ये मोल के अकॉर्डिंग, ये देखो 0.76 किलो जूल पर मोल, इन्होंने जब इक्वेशन में घटाया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है ना 0.76 किलो जूल पर मोल का जो डिफरेंस आ रहा है, आपने पहले कुछ और मोल लिए, थोड़ा सा पानी लिया, फिर पानी के थोड़े और ज़्यादा मोल लिए, फिर ज़्यादा मोल लिए, तो डिफरेंस क्या प्रैक्टिकली देख रहे हो। तो ये बोल रहा है ऑफ डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, दिस वैल्यू डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है कि आपने पहले पानी, जैसा आप देख कहते हैं ना, पहले 1 मोलर का था, उससे फिर 0.8 मोलर का सॉल्यूशन बना लिया, तो ये डाइल्यूशन से के बाद क्या फ़र्क पड़ा, तो यही कह रहा है, इट इज़ द हीट विदड्रॉ फ्रॉम द सराउंडिंग से हीट लेगा व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन। तो जो भी आपका पहला सॉल्वेंट जो भी था, मान लो ऐसी ही मान लो कि 1 मोलर था, इसने बोला मतलब पहले क्या था 20 मोल पानी हो रहा था मान लो, फिर थोड़ा सा 1 मोल और ऐड किया या 10 मोल और ऐड किया, तो 0.8 मोलर कंसनट्रेशन घट जाती है ना। तो यही बोल रहा है एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट, जो भी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूट करने के बाद जो भी चेंज वेंज जा रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कि शुरू में ओरिजिनल कंसनट्रेशन क्या थी उस सॉल्यूशन की, एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर कितना बाद में उसमें सॉल्वेंट ऐड किया है, ठीक है बच्चों। चलो।